राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाली 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को ये पता लग जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन दिल्ली की सत्ता को काबिज करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन पिछले 1 दशक से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन एक समय वो भी हुआ करता था जब लगातार 15 साल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में शासन किया था। और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी की हम घोषणाओं की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी की कई योजना की घोषणा जो है वो हमें देखने को मिली है। उसमें चाहे फिर वो प्यारी दीदी योजना हो या फिर हम बात करें जीवन रक्षा योजना, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए अलग अलग योजनाएं समय समय पर लेकर आ रही हैं। वहीं अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों में ले ली है और आने वाली 13 तारीख को दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और हमसे बात करते हुए दिल्ली के जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं काजी निजामुद्दीन, उन्होंने ये जानकारी दी कि न केवल राहुल गांधी बल्कि आने वाले समय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे कई बड़े चेहरे भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही काजी निजामुद्दीन ने यह भी जानकारी दी कि राहुल गांधी आने वाले समय में सीलमपुर के अलावा दिल्ली के जो अन्य जो विधानसभा सीट है वहां पर भी जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम झोंकती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप भाजपा पर आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंदर सांसदों के आवास के आवंटन के आधार पर फर्जी बोर्ड बनवाए जा रहे हैं। जहां सांसदों के पते हैं उस पर फर्जी बोर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई आरोप प्रवेश वर्मा पर लगा चुकी है, यहां तक कि उनको 1100 रुपए महिलाओं को बांटने का आरोप भी लगाया गया था। इसी दौर में भाजपा पर लगातार आम आदमी पार्टी के कई आरोप हैं और अब जो दूसरा आरोप निश्चित तौर पर सामने आ रहा है कि लगातार भाजपा फर्जी बोर्ड बनाने का काम कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी कि नई दिल्ली विधानसभा में बड़े स्तर पर लोगों के फर्जी वोट बनाए गए हैं और जो तमाम लोग एक लंबे समय से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं और जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं उनके वोट भी काटे गए हैं और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा को कितने राजनीतिक फायदे होंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। देखना ये होगा कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, इन तमाम सरगर्मियों के बीच दिल्ली में आखिरकार क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की रहेगी, इस पर लगातार राजनीति हावी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। केवल देव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश सिटी रिपोर्टर। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो पूर्वांचल के वोटों पर है। पूर्वांचल के वोटों की अगर बात की जाए, दिल्ली में लगभग 30 से 40% वोट ऐसा है जो पूर्वांचल का है। यानी इस वोट को अगर हम कहें तो ये यूपी और बिहार का वोटर है जो दिल्ली के अंदर आकर के बसा है और यहाँ कामकाज रोजी रोटी की तलाश में है। ऐसे में सभी की नज़र इस वोट बैंक पर है। बड़ी तादाद में ये वोट बैंक पिछली 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी के खाते में जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की कोशिश है कि बड़ी तादाद में इस वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए।
बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटों का अपमान किया है। उन्होंने दोगला शब्द कह करके उन्हें पुकारा है। ऐसे में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि पूर्वांचल के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वोटर्स की आम आदमी पार्टी को ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उनका अपमान किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई अपमान नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि किस तरह से फर्जी वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इसी बीच इस जंग में अब कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हमेशा पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, जबकि जब देश के और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी तो उस वक्त उन लोगों का सम्मान किया गया और अलग अलग योजनाओं के तहत पूर्वांचल के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखना बहुत अहम रहेगा कि ये पूर्वांचल के वोट बड़ी तादाद में किस पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। हालांकि अगर इस वोट बैंक की बात की जाए तो इस वोट बैंक को साधने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने सहयोगी दलों की भी दिल्ली के अंदर मदद ले रही है। जहां बीजेपी जेडीयू को दिल्ली में मदद के लिए बुला रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के कई दलों ने समर्थन का भी ऐलान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बीपीएससी की 17वीं री एग्जामिनेशन को लेकर एवं उनकी बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर कल पूरे बिहार को सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि करीब 15 दिनों से ये आंदोलन बीपीएससी छात्रों का चल रहा है, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल ने उनके समर्थन किए हैं। इसी उनके मांगों को लेकर, समर्थन को लेकर कल सांसद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार को बंद का आह्वान किया है। साथ ही साथ उन्होंने खासकर कांग्रेस एवं अन्य महागठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया है कि ये बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है उसमें सहभागी बने, जिससे कि छात्रों की मांगे को उस पर विचार किया जा सके। आपको बता दें कि कल बिहार बंद में पप्पू यादव का कहना है कि सिर्फ बिहार के मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन जितने भी सवारी ट्रेन ये सब चलते रहेंगी। करीब 20 दिनों से ये आंदोलन बीपीएससी छात्रों का चल रहा है, जिसको लेकर विभिन्न दलों के राजनीतिक ने उस छात्रों को सपोर्ट भी किया है और उनके समर्थन में उनकी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार से बात भी की है। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने भी करीब बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल से बात की इनके समर्थन को लेकर। साथ ही साथ पप्पू यादव ने इनडायरेक्ट में प्रशांत किशोर पर भी हमला करते हुए कहा है कि जिस प्रकार प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में दो दिनों में ही धरने पर बैठने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग तो करीब 15 दिन से 20 दिनों तक धरने एवं प्रदर्शन पर बैठे हैं। उसके बाद भी आज तक हॉस्पिटल हम लोग भी नहीं गए हैं। ये उन्होंने जाहिर किया है कि प्रशांत किशोर एक तरह से दिखावा कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर उन्होंने आरोप भी लगाया है कि छात्रों के जो अपनी मांगों हैं, बीपीएससी पेपर लीक के मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन को प्रशांत किशोर ने इसको खत्म किया है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि बीपीएससी छात्रों की जो भी आंदोलन है, इसमें 3 प्रकार के आदमी लोग इसमें छात्र के आंदोलन को चौपट कर दिए हैं, जिसमें ये सबसे पहला नाम उन्होंने लिया कि जो बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिया उन्होंने, उसके द्वारा बिहार छात्रों का आंदोलन चौपट कर दिया गया। अब देखना होगा कि कल 12 तारीख है, बिहार बंद में कितना सफल होता है। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी की देर रात गोली लगने से मौत हो गई। ये हादसा रात करीब 11:30 बजे उस वक्त हुआ जब गुरप्रीत सिंह गोगी अपने बेडरूम के अंदर मौजूद थे और उनके पारिवारिक सदस्य भी घर के अंदर मौजूद थे। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और परिवार के सदस्य जब बेडरूम में पहुंचे तो गोगी वहां पर गिरे हुए थे, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही गुरप्रीत सिंह गोगी की मौत हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक जो गोली थी वो बिल्कुल जो सिर के आर पार हो गई थी, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा खून बह गया था और ये ज़्यादा खून बहने की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मौत के बाद पूरे लुधियाना के अंदर शोक की लहर है। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और इसके अलावा पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा देर रात को लुधियाना पहुँच गए थे और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि गोगी एक बड़े लीडर थे, लुधियाना के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कद था और इस बात को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सुबह ट्वीट करके इस दुख की घड़ी के अंदर गोगी के पूरे परिवार के साथ हमदर्दी जताने का उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार के साथ हैं।
उधर इस घटना के बाद आज देर शाम को ही गुरप्रीत सिंह गोगी का अंतिम संस्कार भी लुधियाना के अंदर कर दिया गया और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी लुधियाना में मौजूद रहे। इसके अलावा पंजाब आदमी पार्टी की बड़ी लीडरशिप के तमाम बड़े नेता और कई अन्य पार्टियों के बड़े नेता इस आखिरी जो अंतिम दर्शन थे, श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, उसमें मौजूद रहे और उन्होंने गुरप्रीत सिंह गोगी को आखिरी दर्शन करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये एक इंसिडेंट था, आत्महत्या की कोशिश जो थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। एमवीए में दरार, संजय राउत का बड़ा ऐलान, शिवसेना अकेले लड़ेंगी बीएमसी चुनाव। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी एमवीए में दरार की खबरें अब खुलकर सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। आइए जानते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी से अलग होकर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। राउत ने यह कहा कि एमवीए और इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए थे। स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी अकेले उतरेंगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि हम मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों के चुनाव अकेले लड़ेंगे। गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते हैं, जिससे संगठनात्मक विकास रुकता है और उद्धव जी ने हमें साफ संकेत दिए हैं कि हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। संजय राउत के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार और गहरी हो गई है। उन्होंने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के आरोप पर भी निशाना साधा है और कहा कि जो लोग आम सहमति में विश्वास नहीं रखते, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई हक नहीं है। राज्य विधानसभा में एमवीए की हार पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शिवसेना पर सवाल उठाते हुए, जिसके जवाब में राउत ने कहा कि गठबंधन की बैठक भी लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हुई है। अगर कोई ये कहता है कि पीएम मोदी भगवान है तो ये अजीब है। अगर वो भगवान है तो इंसान कैसे हो सकते हैं? ये सब के जो है केमिकल लोचा है। संजय राउत के इस बयान ने न केवल गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि बीएमसी चुनाव में समीकरण को भी बदल दिया है। अब देखना यह है कि शिवसेना यूबीटी का ये निर्णय कितना प्रभावी साबित होता है और क्या महाविकास आघाड़ी का वजूद बचा रहता है। और तो ये थी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। एमवीए का ये टूटना विपक्ष को कमजोर करेगा या शिवसेना यूबीटी अकेले अपने दम पर नई कहानी लिखेंगी? जुड़े रहिए सिटी रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं आपके साथ हूँ संचित शर्मा बड़ी खबर को लेकर के, और हम बात करेंगे देहरादून की बड़ी खबर। तो नगर निगम चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी है और आज मुख्यमंत्री पहले प्रोग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इस सभा में आप देखिए कि उसके बाद वो सबसे पहले जाकर के जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस सभा से निश्चित तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर चुनावी सभा को जब वो संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर फ़र्क पड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस सभा से एक बड़ा माइलेज लेने जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि बात करें अन्य दलों की, तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में जोर शोर से लगी। उनके स्टार प्रचारकों का भी अब देहरादून के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर आना जाना लगा रहेगा। लेकिन वोट में किस तरीके से तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भीतरघात चल रहा है उसका लगातार असर देखने को मिल रहा है। उस असर को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से भी नाराज नजर आ रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके अंदर एक डर का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भीतरघात की स्थिति बन रही है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पार्टी के जो पूर्व पार्षद थे या जिनको पार्षद पहले रह चुके थे उनका टिकट काटा गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि
जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हैं उनको ना जीतने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के अंदर भीतरघात की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मेयर पद के दो जो प्रत्याशी हैं दोनों ही छात्र संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और इनमें से दोनों की ही अच्छी पकड़ युवाओं में और महिलाओं में देखने को मिलती है। इसी के ऊपर चुनाव डिसाइड होगा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है और किस तरीके की स्थिति बनेगी, ये भविष्य गर्म है। लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और चुनाव का जो माहौल होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को बेहतरीन टक्कर देंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। प्रयागराज में कुंभ को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोरों पे हैं। बात अगर सुरक्षा के लिहाज से करें तो प्रयागराज के आसपास के जो भी जनपद हैं वहां पर सुरक्षा का बृहद घेरा तैयार किया गया है। जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ सुरक्षा संबंधी तमाम बातों को लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की। साथ ही साथ जिस तरह से महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आगमन होने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और शायद इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय स्थापित करके मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया है, ताकि कोई भी महाकुंभ के 13 जनवरी को पहला स्नान होगा तो ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं उनके आगमन से लेकर उनके सुरक्षा संबंधी तमाम मामलों को लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाना है, साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाना है और शायद यही वजह है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इस बात को लेकर सरकार और सरकार की मशीनरी पूरी तरह से सतर्क है। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और साफ तौर पे पहली वर्षगांठ का धूमधाम से आयोजन किया। इस पहली वर्षगांठ के धूमधाम से आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद वो अंगद घाट पहुंचे और अंगद घाट पर जनता को संबोधित किया। उनके साथ साथ कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक इस वर्षगांठ को अयोध्या नगरी में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करेगी। हर मंदिर पर भजन कीर्तन होंगे और इस वर्षगांठ को धूमधाम से अलौकिक एवं दिव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 2 बड़े इवेंट, जहां एक और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 22 तारीख को मनाई जाएगी धूमधाम से, और उसके बाद अब प्रयागराज में भी महाकुंभ की शुरुआत महज 2 दिनों के बाद से होने जा रही है। प्रदेश में चल रहे लगातार इन दोनों इवेंट्स को देखते हुए प्रदेश के मुखिया की लगातार नजर है। पुलिस भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अयोध्या में जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनसे पहले ही पुलिस की पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था थी। वहीं प्रयागराज में भी पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सिविल ड्रेस में पुलिस घूम रही है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए भी तमाम मौजूदा व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के आयोजन को देखते हुए बॉलीवुड के भी तमाम सिंगर पहुंचे, जहां सोनू निगम, शंकर एहसान लॉय ने अपना प्रथम भजन भी रिलीज किया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पे संगठन बनाने में लगी हुई है। वहीं पे जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन जारी है। बहुत से जिला अध्यक्ष जो हैं वो क्रम में लगे हुए हैं कि कैसे वो सूची में आ जाएं, वो जिला अध्यक्ष बन जाएं अपने जिले के। मगर लखीमपुर में कहीं न कहीं कड़ी फंसती हुई नजर आ रही है, जहां दावेदार हैं गुटबाजी के संगठन के शिकार हो रही है भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का संगठन लखीमपुर में।
अब देखने वाली बात है कि इस महीने में जिला स्तर के तमाम जिला अध्यक्ष की सूची आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिला स्तर के जिला अध्यक्ष उनके नाम जो हैं वो घोषित हो जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने में सबसे ज्यादा जो संगठन में चर्चा है कि दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ओबीसी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो फिलहाल अगले प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई नया चेहरा जो दलित हो, क्योंकि दलित के मुद्दे पर खासतौर पर संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम चीजों को लेकर, अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष करारा प्रहार करते हुए नजर आ रही है, समाजवादी घेरते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी घेरते हुए नजर आ रही है। लिहाजा कोई दलित चेहरा आगे करके इस मुद्दे को कहीं ना कहीं विराम लगाने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2027 के चुनाव में अहम भूमिका होगी दलित वोट बैंक की। अब देखने वाली बात है किस तरह से संगठन का प्रारूप तैयार होता है, रूप किस स्तर का होता है, कितने दलित चेहरा जिला स्तर पे अपनाए जाते हैं और कितने दलित जिला अध्यक्ष बनते हैं, कितने स्वर्ण समाज के बनते हैं, कितने ओबीसी समाज के बनते हैं, ये तो आने वाला कल तय करेगा। और खासतौर पर अध्यक्ष कौन होगा, इस पे चर्चाएं सरगर्म हैं। कैमरा किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज।